हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज बच्चे हम लोग करेंगे ग्रेविटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है। तो क्या है ना कि आप इसमें बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हैं कम से कम मेहनत में। ठीक है बच्चों, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक में क्या कहता हूं कि पहले हम ग्रेविटेशन को थोड़ा समझें। ग्रेविटेशन ये जो लिखा है इसका मीनिंग देखो क्या होता है। ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्टिव फोर्स, ध्यान रखना, बिटवीन एनी टू बॉडीज। एक बात कि हमेशा जो फोर्स होता है ग्रेविटी का या ग्रेविटेशन का वो अट्रैक्टिव ही होता है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिपल्सिव भी कभी हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी होगा अट्रैक्टिव होगा। खैर, तो छोटी सी बात है, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। मतलब कोई बॉडी, मान लो मेरा M1 है, इसके पास में या दूर कोई भी बॉडी मेरा M2 है, तो इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा ही होगा। उसी फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं, है ना। अब जो ग्रेविटी है जिसमें हम लोग काफी कंफ्यूज होते रहते हैं, लगता है दोनों एक ही चीज है। थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, बहुत स्लाइट फर्क है। इसलिए मैंने कहा इसको मैं पहले क्लियर करूंगा। तो जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या? बिटवीन अर्थ की बात आ गई, एंड एनी बॉडी ऑन, यानी अर्थ के ऊपर और नियर इट्स सरफेस। ये ध्यान रखना, बहुत ही माइनर चीज है, लेकिन कभी भी आपसे कोई पूछ लेगा कि बताओ ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या फर्क है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि यार हमने तो सोचा एक ही चीज है। पर थोड़ा सा फर्क है कि ग्रेविटी में क्या होता है कि एक बॉडी, यानी उसका अर्थ होना या कोई भी प्लैनेट, हम अर्थ की बात करेंगे, मतलब जो M1 था वो अर्थ होगा अपना, और M2 चाहे इसके सरफेस पे हो या कुछ डिस्टेंस पे, जहां भी हो, कुछ दूर पे हो, ये मेरा M2 जिसको हम M लिखेंगे, और ये जो फोर्स इन दोनों के बीच में होगा इसको हम कहेंगे क्या? ग्रेविटी। ठीक है, छोटी सी चीज थी। अब हम थोड़ा सा करेंगे डिस्कशन हिस्ट्री ऑफ दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी ग्रेविटेशन जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसके पीछे क्या थोड़ा सा हिस्ट्री है वो जान लें। तो देखो, वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया इसमें। नाम सबसे ज्यादा जो है न्यूटन का होता है, ये मान के चलो, क्योंकि उन्होंने इस चीज को फाइनलाइज किया। लेकिन न्यूटन से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया था। नाम गिनाओ तो टॉलमी, यानी 2000 BC से शुरू करोगे, और फिर रिसेंट में गैलीलियो, कॉपरनिकस, टाइको ब्राहे, फिर जो कैपलर्स, ये इन सारे लोगों ने टाइम पे इसमें काफी कंट्रीब्यूट किया। न्यूटन ने हाँ उस चीज को फाइनलाइज किया, तो न्यूटन्स लॉ को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको पढ़ते भी हैं। तो हिस्ट्री यही थी। तो छोटी सी हिस्ट्री मैंने बताई, और उसमें जो है कैपलर्स जो है, हमारे सिलेबस में स्टार्टिंग कैपलर से ही होती है। जोहानस कैपलर, ये 1650 के आसपास आई थिंक एग्जिस्ट करते थे, और जर्मन ओरिजिन के थे, यानी जर्मन थे ये, या इनका कनेक्शन जर्मनी से था। इस बंदे ने, आप ये समझो कि अपनी होल लाइफ, पूरी जिंदगी इस प्लैनेटरी मोशन, यानी जितने भी स्टार हैं, सन है अपना, प्लैनेट्स हैं, इवन की मून है, इन सब के मोशन को अपनी नेकेड आई से, इवन क्यों उस जमाने में अच्छे टेलीस्कोप भी नहीं थे, जो थे बड़े ही नॉर्मल टाइप के टेलीस्कोप होते होंगे मेरे ख्याल से, उस कंडीशन में भी इस बंदे ने ऑब्जर्वेशन किया, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और फाइनली कह सकते हो एट द एंड ऑफ हिज लाइफ इस बंदे ने 3 लॉ दिए। किसके रिगार्डिंग? तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। किसके? अराउंड द सन। तो इस पे थोड़ा सा मैं इस पे दोबारा आऊंगा, एक चीज बीच में मैं और समझाता हूं। वो चीज क्या है? अराउंड द सन जब मैंने बोल ही दिया
तो थोड़ा सुनिए कि उसके पीछे कहानी क्या है। कहा कि कॉपरनिकस से पहले, कॉपरनिकस ये पोलैंड का रहने वाला था और किसी चर्च में कुछ काम करता था। इसने एक क्रांति ला दी हमारे इस यूनिवर्स के बारे में, जो हमारी सोच है उस सोच के बारे में एक क्रांति ला दी। को सर क्या क्रांति लाई? तो कहा पहले जो हमारा जो मानना था या जो साइंटिस्ट कहते थे, वो कहते थे ये जो पूरा यूनिवर्स है ये जियोसेंट्रिक है, यानी जियोसेंट्रिक थ्योरी की ये बात करते थे। अब ये थ्योरी क्या है? नाम से ही क्लियर है, जियो मीन्स अर्थ, सेंट्रिक मतलब बीचों बीच। तो मतलब ऐसा था कि वो कहते थे जो अर्थ है ये पूरे यूनिवर्स का सेंटर है। अर्थ क्या है? पूरे यूनिवर्स का सेंटर है। और जितने भी आप उसको मून कह लो, सन कह लो, प्लैनेट्स कह लो, या बाकी जितने भी स्टार्स हैं, जितनी गैलेक्सी हैं, सब कुछ इसके अराउंड चक्कर काटती रहती है। यानी अर्थ इज द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। दिस वाज योर जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, लोग इसी को सही मानते थे, इसी को पढ़ते थे, इसी पे सारा काम चल रहा था। लेकिन इसने, कॉपरनिकस ने अचानक, पता नहीं इसने क्या ऑब्जर्व किया, कैसे किया, डिटेल तो बाद की बात है, पर इसने एक क्रांति ला के रख दिया। उसने कहा नहीं, ये चीज गलत है, जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो गलत है, अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। और उसने क्या कहा? इस पूरे यूनिवर्स का, उस जमाने में सोलर सिस्टम और वगैरह ना, थोड़ा सा लोगों का नॉलेज उस लेवल का नहीं था, तो यूनिवर्स उनके लिए आज के सेंस में उतना बड़ा नहीं होता होगा। उन्होंने ये कहा, कॉपरनिकस ने, जो सन है अर्थ नहीं है। क्या है? जो सन है, इसको, जो सन है वो सन मेरा सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स हैं, स्टार हैं, चाहे जो भी मून हो, ये सब सन का चक्कर काटते हैं। तो यही बात तो सही है, आज भी हम जानते हैं, इसमें पूरा यूनिवर्स की बात तो नहीं करते। हाँ, सोलर सिस्टम में सब कुछ सन का चक्कर काटते हैं। ये बात जो है कॉपरनिकस ने कहा और इस थ्योरी की दुकान बंद हो गई और नई दुकान खुली। वो था तुम्हारा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियस मतलब होता है सन, हेलियस मीन्स होता है सन, तो हेलियो आ गया सन से, और सेंट्रिक मतलब जिसके सेंटर को रख करके, जिसको सेंटर में रख करके हम चीजों को घुमाते हैं। तो यही था कॉपरनिकस का कंट्रीब्यूशन। इसने बहुत इसने क्रांति ला दी यूनिवर्स के बारे में, हमारे सोच को ही बदल कर रख दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि किसी एक आदमी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है इस चैप्टर में या इस फिजिक्स के ब्रांच में, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो गैलीलियो है, लेकिन एक हमने कैप्लर्स के बारे में अभी पढ़ना शुरू किया है, और कैप्लर के जो गुरु थे टाइको ब्राहे, आई थिंक ये स्पेलिंग है टाइको ब्राहे। ये एक डेनिश बंदा था, डेनमार्क का था ये, डेनमार्क का, और बहुत रिच पर्सन था ये। लेकिन इसकी हॉबी थी यूनिवर्स को देखना, सन के मोशन को, मून के मोशन को, सबके मोशन को देखना। तो ये अपनी पूरी जिंदगी इसने इसी मोशन को ऑब्जर्व करने में लगा दिया। ये बहुत रिच पर्सन था, मतलब वो कहते हैं ना उस जमाने का जमींदार टाइप, लैंडलॉर्ड टाइप से था वहां का। और इसने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, और इसका जो चेला था कैप्लर, इसके साथ मिलकर के इसने काफी काम किया। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली जो लॉ दिया वो कैप्लर ने लिखा, तो हम कैप्लर्स के नाम से ही इस लॉ को जानते हैं, आज पढ़ते हैं। तो ये छोटा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री था जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, थोड़ा सा फर्क था, मैंने उसको क्लियर किया। फिर मैंने हिस्ट्री की बात करी कि पहले जो ये जो यूनिवर्स के बारे में हमारी जो सोच थी, वो सोच गलत थी। वो था जियोसेंट्रिक, यानी अर्थ सेंटर में है और सब कुछ इसके चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। फिर कॉपरनिकस आया, उसने कहा नहीं, ये पूरा जो सिस्टम है ये हेलियोसेंट्रिक सिस्टम है, यानी सन इज द सेंटर। और फिर फिजिक्स रातों रात बदल गई, हमारी सोच ही बदल गई। वैसे आपको एक चीज बता दूं, कॉपरनिकस को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी इस बात के लिए। उसको चर्च ने बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया था। शायद कहानी तो कुछ ऐसी कि चर्च ने उसे काफी मतलब जबरदस्त पनिशमेंट मिला था उसे इस बात के लिए
खैर, तो हम अब आगे बढ़ेंगे और अब हम प्रॉपर केपलर्स लॉ जो हमारे सिलेबस में है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में और अच्छे से कहिए डिस्कस करेंगे। तो ये है अपना केपलर्स लॉ ऑफ, लिखो बच्चों, केपलर्स लॉ ऑफ या फॉर प्लैनेटरी मोशन, यानी प्लैनेट्स का जो मोशन है उसके रिगार्डिंग केपलर का लॉ। ठीक है, ये आपकी हेडिंग होगी। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन। लिखो ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन केपलर गेव 3 लॉज रिगार्डिंग द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। लिख लिया? तो पहला जो लॉ है उस लॉ का नाम लिखो, वो है द लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर ने लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी उसने अपना पहला लॉ क्या दिया था? ऑर्बिट्स के बारे में। क्या है? तो लिखो अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट, ही टेल कि जो प्लैनेट्स होते हैं रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कोई ये सर ये कैसा हो? तो जो ऑर्बिट इलिप्स जैसा हो। इलिप्स क्या होता है? तो कहा इलिप्टिकल, इस पर ई शायद होता है, ELI, इलिप्टिकल ऑर्बिट। कौन सर इलिप्स क्या होता है? कहा देखो ये क्या होता है? सर्कल होता है, सबको पता है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ओवल कर दो, इसी को इलिप्स कहते हैं। थोड़ा सा जो अंडे जैसा दिखता है इसको इलिप्स कहते हैं। ये सर्कल का ही एक स्पेशल केस होता है। ये मैथ्स में आप पढ़ोगे कि बेसिक जो फिगर होता है वो मैथ्स कहता है कि वो सर्कल नहीं, इलिप्स इज द बेसिक फिगर। इलिप्स में ही जो इसके जो एक्सिस है, दिस इज योर मेजर एक्सिस, दिस इज योर माइनर एक्सिस। जब इलिप्स के दोनों एक्सिस बराबर हो जाते हैं तो वो तुम्हारा सर्कल बन जाता है। एनीवे, इस डिस्कशन में नहीं जाएंगे। तो इलिप्स क्या, वो समझ में बात आ गई कि हमारे दिमाग में क्या है कि जो चीजें घूमती हैं वो सर्कल में बिल्कुल घूमती हैं, लेकिन बिल्कुल प्योर सर्कल नहीं होता है। थोड़ा कम या ज्यादा वो इस टाइप का पाथ होता है। मैं ये बता देता हूं कि सारे प्लैनेट्स ऐसा नहीं बिल्कुल एक जैसे इलिप्स में घूमते हैं। कुछ का तो बिल्कुल इतना क्लोज होता है सर्कल के कि बिल्कुल एकदम सर्कल जैसा ही होता है। लेकिन हम अगर अर्थ की बेसिकली बात करें तो अर्थ का पाथ बिल्कुल सन के अराउंड ऐसे है, इसी को इलिप्स कहते हैं। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट में इसने कहा, केपलर ने, कि ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग सन ऑन वन ऑफ इट्स फोकी। आपको सर फोकी क्या है? तो कहा देखो जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है, इलिप्स के 2 सेंटर होते हैं, एक यहां और एक यहां। अब इसको फोकस या फोकी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा कि जो अर्थ है मेरा, इसको कहा कि चलो कोई इसमें से एक जगह मैंने सन मान लिया कि एक फोकस पे मेरा सन है, और अर्थ जो है वो इस पाथ पे मेरा अर्थ ऐसे 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 घूमता रहता है। तो यही मेरा लॉ ऑफ ऑर्बिट है। अब देखो कितनी ग्रेट बात है कि केपलर ने उस जमाने में बिना किसी खास इंस्ट्रूमेंट के, अब तुम खुद सोचो कि उसने कैसे इस चीज को देखा होगा या इस चीज को गेस किया होगा कि जो पाथ है वो इलिप्टिकल है। तो ये बहुत छोटी चीज आपको लगती होगी, पर जब आप इसको डीप में सोचेंगे तो लगेगा कि उस बंदे ने कैसे इस कंक्लूजन को किया होगा, वो कैसे इस चीज को कंक्लूड किया होगा कि ये चीज ऐसी होती है ना। तो ये था अपना कि कोई भी प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटता रहता है ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ जो है वो है मेरा केपलर सेकेंड लॉ। इसको लिखेंगे लॉ ऑफ एरिया। ये और भी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है और केपलर को मानना पड़ेगा कि उसने कैसे ये लॉ उसने उस जमाने में दिए होंगे।
तो पहले लिख लो, पहले लिखो कि लिखना क्या होगा तुम्हें पेपर में। तो लिखो लॉ ऑफ एरिया में द लाइन दैट ज्वाइंस सन विथ एनी प्लैनेट, द लाइन दैट ज्वाइंस द सन विथ एनी प्लैनेट स्वीप्स द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले लिखो, मैं समझाऊंगा, पहले लिखो कि सन जो है, ये देखो जैसे ये मैं यहां पे फिगर बनाता हूं तब ज्यादा क्लियर होगा। यहां पे मान लो मेरा सन है किसी एक फोकस पे, ये मेरा सन है, और मान लो यहां पे मेरी अर्थ, ये अर्थ है अपना। अब अर्थ और सन को हमने यहां पे सपोज एक लाइन से जोड़ दिया, पर अर्थ तो घूम रही है, ऐसे 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 घूम रही है। सपोज 1 महीने बाद अर्थ घूम करके यहां आ गई, तो ये लाइन तो अब यहां पहुंच गया, यानी ये जो लाइन था ये ऐसे घूमते घूमते यहां, तो उसने इतने बड़े एरिया में झाड़ू लगा दिया, यानी जैसे नहीं कार का वाइपर साफ करता है ऐसे ऐसे, तो उसने इतना एरिया को उसने स्वीप किया। तो कहता है द एरिया स्वेप्ट बाय दिस लाइन, जो लाइन अर्थ को सन से जोड़ती है, वो मान लो यहां पे इसका एरिया मान लो इस जगह का मैंने A1 मान लिया, ठीक है। और अर्थ याद रखना कि 1 महीने में अपना यहां से यहां तक अर्थ आया है। अब मान लो किसी टाइम में मेरा अर्थ यहां पे है, बहुत गौर से सुनो, किसी भी टाइम में चलते 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 अर्थ यहां पहुंचा होगा, और 1 महीने में मतलब उसी टाइम में अर्थ मान लो मेरा यहां पहुंचा। कोई सा ये डिस्टेंस आपने कम क्यों दिखाया, तो ये आप बाद में सीखोगे कि जो अर्थ होता है या कोई भी प्लैनेट होता है, सन के जितना पास होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो उसने 1 महीने में इतने बड़े आर को ट्रेवल किया। अब अर्थ जो है वो सन से काफी दूर है, देखो डिस्टेंस कितना ज्यादा है, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों होती है इसको हम बाद में इसी चैप्टर में इसको हम प्रूव करेंगे। अब स्पीड कम होने की वजह से 1 महीने में अर्थ यहां तक आई। अब जब हम इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे तो ये एरिया हमने देखा कि अर्थ ने स्वीप किया इस 1 महीने में, तो हमने इसका नाम दे दिया A2। तो ये लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है कि जो एरिया A1 होगा वो A2 के बराबर होगा। इतना जबरदस्त उसने ऑब्जर्वेशन किया था, मतलब आप सोचो कभी गौर से तो कैसे उसने किया होगा। ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट, ना बढ़िया टेलीस्कोप, ना कोई इंटरनेट, ना गूगल, और उसने इतनी बड़ी डिस्कवरी की। तो अपने हिसाब से ये तो ग्रेट डिस्कवरी थी कि द अर्थ या द लाइन स्वीप्स द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी यहां भी टाइम 1 महीना या 1 दिन या 1 घंटा या 1 साल जो भी लो, यहां भी वही चीज। तो ये मेरा लॉ ऑफ एरिया था। इसमें हम एक चीज और कह सकते हैं कि लॉ ऑफ एरिया को जो हम प्रूव अगर कभी करेंगे नहीं अभी, तो इसमें देना कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, मोमेंटम यानी L जो होता है वो मेरा कांस्टेंट होता है, यानी कंजर्व होता है। इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम इस चीज को समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये अपना जो था, और इसमें एक पॉइंट और, जो एरियल वेलोसिटी होती है, इस चीज को हमारे टॉपिक में उतना डिटेल में नहीं है, बस खाली जानो जो एरियल वेलोसिटी होती है, यानी वो वेलोसिटी जो एरिया से रिलेटेड है, वो होता है एरिया स्वीप, जो ये करता है, सॉरी स्वीप पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड योर एरियल वेलोसिटी। केवल आपके नॉलेज के लिए है कि एरिया जितना स्वीप किया पर यूनिट टाइम, उसी को एरियल वेलोसिटी कहते हैं। बाकी ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है, ध्यान रखना। तो ये मेरा सेकंड लॉ था बच्चों। समझ में बात आ रही है कि अर्थ कैसे घूमती है और कैसे उसने एरिया को स्वीप किया, और ये एरिया इक्वल्स टू ये एरिया। आसान था, ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा आएगा और कंपटीशन में भी। और तीसरा और लास्ट लॉ जो है इसका, वो बड़ा ही एलिगेंट लॉ है, वो लॉ है अपना केपलर्स थर्ड लॉ। और ये क्या है? लॉ ऑफ पीरियड। तो इसको लिखो बच्चों कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, लिखो द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड यानी टी ऑफ अ प्लैनेट
अराउंड द सन, या किसी भी प्लैनेट का भी अगर चक्कर काटो, किसी बॉडी का भी अगर चक्कर काट रहा हो ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखो। प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द रेडियस, जिस चक्कर में वो घूम रहा है उस चक्कर का, यानी उस सर्कल का रेडियस। हाँ, इसे बताना मैं बता रहा हूं कि हमें पता है जो प्लैनेट्स के जो पाथ होते हैं वो बेसिकली इलिप्टिकल होते हैं, लेकिन फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि इलिप्स को आप मैथमेटिकली जब ट्रीट करोगे तो ये आपको काफी परेशान करेगा, इसको ट्रीट करना मुश्किल है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे सिलेबस में हमें पढ़ाते तो वो है कि वो पाथ इलिप्टिकल होता है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे या जब इसको हम फर्दर इसको हम यूज करेंगे अपने सिलेबस में, तो हम सारे ऑर्बिट्स को बिल्कुल सर्कल की तरह ट्रीट करेंगे, यानी डिस्टेंस जो है वो हर जगह मेरा सेम रहेगा, कहीं भी डिस्टेंस जो है वो सेम लेना है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। बाकी जो हायर स्टडीज है वहां तो प्रॉपर करना पड़ता होगा। तो हमारे सिलेबस में जो है वो इलिप्स पढ़ाते तो है, वो बताते तो हैं, लेकिन करना है सारा सर्कल मान करके, इस बात का ध्यान रखना। तो लॉ ऑफ पीरियड में मैं वही कह रहा हूं कि अगर मान लो कि यहां पे कोई प्लैनेट, सन ही मान लो या कोई प्लैनेट ही है, उसके चारों तरफ अगर उसका कोई प्लैनेट चक्कर काट रहा है, कोई सैटेलाइट घूम रहा है, जिसका डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, उसी को हम आर कहते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा इसके घूमने का, यानी पूरा एक चक्कर काटने का जो टाइम होगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सर्कल इज कॉल्ड टाइम पीरियड इन दिस केस। तो जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो प्रोपोर्शनल टू होता है इस ऑर्बिट के रेडियस का क्यूब। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि अब लिखेंगे सर इसको, तो इसको प्रॉपर लिखेंगे, टी स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के आर क्यूब। यही आपका फॉर्मूला होता है और काफी यूज भी होता है। अब हम इसी चैप्टर में आगे जब सॉल्व करने जाएंगे, आर क्यूब यहां लिख दो, इसको मिटा देते हैं, तो जानेंगे जो के की वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई स्क्वायर बाई जीएम, जहां जी क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, ये आपको 9th में आपने पढ़ा होगा। जी आपका यूनिवर्सल वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एम जो है उस प्लेनेट का मास हो सकता है जिसके अराउंड ये चक्कर काट रहा होगा, इसका मास एम। ठीक है, तो यही मेरे कैपलर्स के 3 लॉ थे बच्चों। बहुत मुश्किल तो नहीं लगा होगा, आसान है। और मैं थोड़ा सा क्लास को खत्म करने से पहले एक चीज डिस्कस कर लेता हूं कि हम इस चैप्टर में आगे क्या क्या करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि ये कैपलर्स लॉ तो हो गया जो हमारे आज वीडियो का जो हमारा टॉपिक था। इसके बाद हम इसमें क्या क्या करेंगे उसका मैं थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि इस टॉपिक के बाद, अच्छा एक चीज और करवा देता हूं, वो है मेरा सेंट्रल फोर्स या सेंट्रल फोर्स, है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कहा कि कोई भी फोर्स जो मतलब किसी एक खास पॉइंट के तरफ ऑलवेज टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ गिवन पॉइंट डायरेक्टेड इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। मतलब कह सकते हैं कि अ फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स और अवे, दोनों चीज हो सकती है, अवे फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड योर सेंट्रल फोर्स। ये इसलिए मैंने यहां पर बताया कि हम जो ग्रेविटी पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में आगे, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे वो ग्रेविटेशनल जो मेरा फोर्स है ये भी is an example of central force। तो चूंकि इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे
और सेंट्रल फोर्स कभी कभार आपके एग्जाम में एज अ डेफिनेशन पूछ देता है, तो मैंने यहां लिखा दिया है, तो इसको देखेंगे। और थोड़ा सा वही मैंने कहा ब्रीफ कर दूंगा कि इस चैप्टर में आगे हम क्या करेंगे अगली वीडियोज में, वो थोड़ा आप देख लीजिए कि इस टॉपिक के बाद यानी कैपिलर्स के बाद और सेंट्रल फोर्स के बाद जो अगला टॉपिक अपना होगा वो सीधा अपना होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हो इसको प्रॉपर, और इवन की छोटी क्लासेस से आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि कैसे सेब गिरा तो न्यूटन ने उस चीज को देखा। ये 1665 की पूरी कहानी जैसा हमें बताया गया है। 1665 में न्यूटन ने इस लॉ को फॉर्मुलेट किया था, तो इसी साल से इसको स्टार्ट माना जाता है। वही सेब की कहानी है जो भी है, तो न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपना होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी को डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। फिर इसके बाद जो होगा टॉपिक वो अपना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद इसी का टॉपिक है वो है अपना एस्केप स्पीड। क्या है, बहुत मजेदार चीज है, बताऊंगा। एस्केप स्पीड के बाद हम सीधा आ जाएंगे आई थिंक सैटेलाइट्स पे। सैटेलाइट्स पे आ जाएंगे कि सैटेलाइट्स का क्या पूरा मैकेनिज्म होता है। मतलब बेसिकली सैटेलाइट्स को हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे इसकी एनर्जी क्या होती है। अब लॉन्चिंग नहीं हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, उसकी एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह। और टाइप्स पढ़ेंगे थोड़े से। टाइप्स अगर कहो इन द सेंस ऑफ कि उसकी हाइट के हिसाब से और उसकी वर्किंग की वो किस पर्पस से यूज किया जाता है, प्लस उसका टाइम पीरियड क्या है। ये 3 पैरामीटर्स पे हम सैटेलाइट्स को कुछ टाइप्स में डिवाइड करेंगे और उन टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सैटेलाइट्स की एनर्जी टाइप्स हो गई। और एक छोटा सा टॉपिक है वेटलेसनेस। ये क्या है बताऊंगा, बहुत ही 2 लाइन का टॉपिक है। और जब इतना हम कर लेंगे तो फिर हम NCERT के सारे न्यूमेरिकल्स तो नहीं पर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो सॉल्व्ड हो या चैप्टर के जो एंड में होता है एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, वो न्यूमेरिकल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। प्लस प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आए हैं इससे, इस चैप्टर से, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या कंसेप्चुअल हो, वो उसको हम डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में। मतलब न्यूमेरिकल्स में आपको अलग से बताऊंगा। हो सकता है कि किस टॉपिक में मैं एक आध एग्जांपल दे दूं किसी न्यूमेरिकल के थ्रू, लेकिन एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा केवल न्यूमेरिकल्स पे, वो भी किसका, NCERT। और साथ ही साथ उसमें बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर रहेंगे और उन सारे बच्चों के लिए जिनको कंपटीशन देना है। और कंपटीशन में मैंने पहले ही कहा था कि ये चैप्टर आसान है और काफी स्कोरिंग है और इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जो बच्चे नेट यानी मेडिकल के लिए प्रिपेयर करेंगे और जो JEE के लिए प्रिपेयर करेंगे, इन दोनों के लिए अलग से मैं वीडियो, एक नीट के लिए, एक JEE के लिए। कौन सा वीडियो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो, चाहे वो 5 साल के हो 10 साल के हो, इस रेंज में मैं इन दोनों का अलग अलग 2 वीडियोस लाऊंगा। मतलब ये अपना जो है एक प्लानिंग है इस चैप्टर करने का। तो चलिए बच्चे, बहुत अच्छा रहेगा, इसको हम लोग करके देखते हैं।